हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने स्टॉक मार्केट में लॉस किया है? बाकी 90% लोगों के जैसे आप भी लॉस करते आए हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए बना है। ये वीडियो ऑर्डर फ्लो के सीक्रेट्स बताएंगे। दिस इज मास्टर क्लास पार्ट 1। ये चार्ट ऑर्डर फ्लो, चार्ट स्टैटिस्टिक, वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट आपको बताएगा कि कौन ट्रेड कर रहा है, बायर ट्रेड कर रहा है, सेलर ट्रेड कर रहा है। ये ट्रेड पासिव बाय एंड सेल ऑर्डर है या एग्रेसिव बाय एंड सेल ऑर्डर, अभी ये सब क्या है मैं आगे बताऊंगा। ये इंस्टीट्यूशन लेवल के ऑर्डर्स की पैटर्न आपको बता सकता है, किस जगह पे बायर का एब्सॉर्प्शन हुआ है, किस जगह पे सेलर का एब्सॉर्प्शन हुआ है, किस जगह से बुलिंग डाइवर्जेंस हुआ है, किस जगह से बेरिश डाइवर्जेंस हुआ है। पर्टिकुलर बार का डेल्टा क्या है, क्यूमुलेटिव डेल्टा क्या है, सेल डेल्टा क्या है, बाय डेल्टा क्या है, डेल्टा मैक्स क्या है, डेल्टा मिनिमम क्या है, बायर का इम्बेलेंस कहाँ पे हुआ, सेलर का इम्बेलेंस कहाँ पे हुआ, कितने परसेंटेज से हुआ। एक पर्टिकुलर लाइन चार्ट में, एक पर्टिकुलर बार के अंदर बाइंग परसेंट क्या हुआ, सेलिंग परसेंट क्या हुआ, बाइंग वॉल्यूम क्या हुआ, सेलिंग वॉल्यूम क्या हुआ, टोटल ट्रेड क्या हुआ है, बायर ने कितने ट्रेड फायर किए, सेलर ने कितने ट्रेड एग्जीक्यूट किए। सैकड़ों अलग 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 इंफॉर्मेशंस ये गो चार्टिंग का टूल आपको बताएगा ना। 90% लोग के जैसा स्टॉक मार्केट में आपने भी लॉस खाया है, आया ना? आप ही डिसाइड करिए। आपको जानना है कि आप लॉस क्यों कर रहे हैं, आप डिसाइड करें। And यदि आपको लर्न करना है कि भाई लॉस में से मैं प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करूं, यदि ये 3 क्वेश्चंस हाँ में आता है तो आप हम लोग के साथ बने रहिए। इसके बगैर यूट्यूब के ऊपर तो बिलियंस ऑफ वीडियोस है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। मैं एक अजीब सा रिलेशनशिप पूछ रहा हूँ, स्टॉक मार्केट एंड क्रिकेट के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकती है? ये सवाल थोड़ा अटपटा अजीब सा लग रहा रहेगा कि स्टॉक मार्केट एंड क्रिकेट का कोई भी रिश्ते हो सकता है। मैं यहाँ पे कुछ महान क्रिकेटर भारत के नाम लिख के रखे हैं: सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा। आप ये समझे कि क्रिकेट एंड स्टॉक मार्केट का क्या रिलेशनशिप है। तो इन सब महान क्रिकेटरों ने टेस्ट मैच के अंदर, सचिन तेंदुलकर ने 15,921 रन बनाए, वैसे MS धोनी के रन है, विराट कोहली के करीबन 10,000 के आगे पीछे हो रहे हैं, रोहित शर्मा के 4,300 रन है। एंड बाय द वे ये सब फिगर्स मैंने दिसंबर 2025 के आजू बाजू लिए हुए हैं, आगे जाते आते ये फिगर्स चेंज हो सकते हैं। तो ये टेस्ट मैच के रन से उन्होंने स्कोर किए हुए, वन डे इंटरनेशनल में किए हुए स्कोर के आंकड़े यहाँ पे है। और अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इन क्रिकेटरों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलना कब चालू किया था, तो तभी उनकी एज क्या थी। तो सचिन तेंदुलकर की एज 16 साल की थी, MS धोनी की एज 23 साल थी, विराट कोहली की एज 19 साल थी, रोहित शर्मा की एज 20 साल की थी। तो लास्ट कॉलम में मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इन चारों क्रिकेटरों ने किस एज के ऊपर क्रिकेट सीखना चालू किया था। मैं वापिस कहता हूँ, इन चारों क्रिकेटरों ने किस एज के ऊपर क्रिकेट खेलना सीखना चालू किया था। तो सचिन तेंदुलकर ने 10 साल से क्रिकेट खेलना चालू किया था, MS धोनी ने करीबन 14 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना चालू किया था, विराट कोहली ने 9 साल की उम्र में चालू किया हुआ, एंड रोहित शर्मा ने 12 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना सीखना चालू किया था। तो अभी आप इसमें से क्या लर्न कर रहे हैं? मेरा सवाल सिंपल है कि ये टेबल देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि इससे आप स्टॉक मार्केट में क्या सीख सकते हैं? आंसर है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, मतलब इन लोग ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना सीखने के बाद कितने साल में चालू किया। तो सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को देख ले, तो इन्होंने करीबन 9-10 साल की उम्र से सीखना चालू किया था, जब भी उनकी उम्र 16 साल हुई, मतलब वो करीबन 6-7-8 साल तक क्रिकेट सीखे, प्रैक्टिस की, बाद में वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। सिमिलरली MS धोनी ने 14 साल से सीखना चालू किया एंड 23 साल की उम्र के बाद, मतलब करीबन 9 से 10 साल की उम्र के बाद, क्रिकेट सीखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने 23 साल की उम्र में आए। विराट कोहली ने काफ़ी पहले से सीखना चालू किया था, तो उन्हें करीबन 10 से 11 साल लगा। एंड सिमिलरली रोहित शर्मा ने क्रिकेट खेलना चालू किया था 12 साल की उम्र में, एंड सीखने के लिए बाद में इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, करीबन 20 साल के हुए तभी आए। तो ये देख के आपको क्या समझ में आता है? हर क्रिकेटरों ने 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 10-10 साल तक क्रिकेट सीखा है, प्रैक्टिस की है, दिन रात मेहनत की है, तब जाके उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत को नेतृत्व करने का और खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आपको कोई एक पर्सन दिखाता है, टिप देता है
कि ये स्टॉक बाय करो, ये कॉल बाय करो, ये पुट बाय करो, ये स्टॉक में इतना लगा दो, ये एफ एन ओ ऐसे कर दो। 1 2 3 4 महीने के अंदर आप ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स नहीं बन सकते। पहली चीज़ एक ध्यान में रखिए कि जैसे इन क्रिकेटरों ने 5 6 7 8 5 से 10 साल तक मेहनत की है, आपको भी स्टॉक मार्केट में मेहनत करनी होगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो भी महान क्रिकेटरों है, क्या वो हर बॉल जो खेलते हैं हर बॉल के ऊपर चौका छक्का मारते हैं? सवाल सिंपल है। क्या ये सचिन तेंदुलकर, एम एस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, क्या वो हर बॉल के ऊपर चौका छक्का मारते हैं? नहीं। कभी कभी वो लोग खेलते टाइम सिंगल रन लेते हैं, कभी 2 रन लेते हैं, कभी 3 रन लेते हैं, कभी भाग के भी 4 रन लेते हैं। इतने टाइम के बाद कभी चौका छक्का लगता है। तो स्टॉक मार्केट में जो आप वीडियोस देखते हो जहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1, आप बताते हो, समझिए कि वो 1 रन हुआ, 1:2 का रेशियो समझ लीजिए कि आपका 2 रन हुआ, 1:4 आपका चौका हुआ, एंड 1:6 आपका छक्का हुआ। तो क्या ये क्रिकेटरों के जैसा आपको 1:4 एंड 1:6 का स्टॉक इन ट्रेड रोज रोज घड़ी घड़ी हर बॉल में मिलता रहेगा, हर ट्रेड में मिलता रहेगा? नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा, आपको हर बॉल में 1:4 या हर ट्रेड के अंदर 1:4 एंड 1:6 एंड इतने बड़े बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं आएंगे। पॉइंट नंबर 2 आई होप आप समझ गए होंगे। पॉइंट नंबर 3, क्या ये ये चारों चार महान क्रिकेटरों कभी कभी क्रिकेट में खेलते हुए बॉल को छोड़ देते हैं? हाँ या ना? अगर वो लोग छोड़ते हैं तो हमें भी एक जानना होगा कि हम लोग हर रोज ट्रेड नहीं ले सकते। कभी कभी मार्केट में ऐसा दिन आएगा तो आपको ट्रेड छोड़ना सीखना पड़ेगा। ट्रेडर की सबसे बड़ी कमजोरी उसका पेशेंस होती है। अगर वो कोई भी ट्रेड बिना देखे समझे सोचे ले लेगा तो वो उसमें लॉस करेगा। तो आपको भी सोच समझ के ट्रेड लेना होगा। आपको भी इन चारों प्लेयर्स के जैसे सोच समझ के क्रिकेट खेलते वैसे ही स्टॉक में ट्रेडिंग करनी होगी। क्या ये चारों प्लेयर कभी कभी आउट भी होते हैं? क्यों नहीं, काफ़ी टाइम आउट होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपको भी स्टॉक मार्केट में आउट होना पड़ेगा। कभी कभी आपको भी लॉस आएगी, आपको एक्सेप्ट करने आना पड़ेगा। वो जो मिस्टेक्स की है, वो जो ट्रेड्स में आपकी गलती की है, वो आपको सोच समझ के बैठ के प्रैक्टिस करके एक्सरसाइज करके उसको सुधारनी पड़ेगी। एंड जैसे ही लास्ट में है, क्या सचिन तेंदुलकर, धोनी, कोहली एंड शर्मा जितने भी मैच खेले, क्या वो लोग सभी मैच जीते हैं? नहीं, सब मैच वो लोग जीत नहीं सकते। उनके परसेंटेज हो गए, विनिंग परसेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, किसी की 30% होगी, किसी की 40% होगी, किसी के 50 होगी, किसी की 60 होगी, किसी की 70 होगी, किसी की 80 होगी। मैंने आज तक 80% के ऊपर 90% वाले क्रिकेट कैप्टन और ये सब देखे नहीं है। एक्सेप्शंस काफ़ी हो सकते हैं। एक चीज़ समझिए, स्टॉक मार्केट में आप जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लगाते हो, वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का आपका एक विनिंग परसेंट होगा। 30% होगा, 40% होगा, 50% होगा, 60% होगा, 70%, 80%, डिफरेंट डिफरेंट परसेंट हो सकते हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि हम लोग की स्ट्रेटेजी देखिए, हम लोग की स्ट्रेटेजी समझिए, 15,000 रुपया, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया हम हमको 95% विनिंग रेट वाली स्ट्रेटेजी बता देंगे, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बनी नहीं है। अगर ऐसी स्ट्रेटेजी बनी होती तो वो लोग आपको ये सब चीज़ नहीं बताते। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको कुछ 1 2 दिन, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में चलने वाला कुछ ट्रेडिंग का कोई कोर्स या ये पटकाने नहीं आया हूँ। जो इतने साल से मैंने सीखा है, समझा है, वो मैं आपको बताने आया हूँ। ये आपकी मर्जी है। नाउ, आई एम समीर पटेल, a SEBI registered research analyst with 40 plus years of experience in ERP, software development, networking, data analytics, algo, and many other things. I have personally trained more than 7,500 स्टूडेंट। मैंने 7,500 के ऊपर स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी IT सेक्टर में नेटवर्किंग और ट्रेडिंग के लिए सिखाया हो। एज पर सेबी रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से आप ये डिस्क्लेमर एक बार देख लीजिए। एंड ये वीडियोस की मैं कोई प्रॉफिट या लॉस की गारंटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ। तो ये लास्ट लाइन कृपया करके 2 बार देख लीजिए। अभी यदि आपने ये समझ लिया है, हम लोग के साथ आगे बढ़ने में आपका फायदा है। आज से आपकी ट्रेडिंग जर्नी चालू होती है। ऑर्डर फ्लो के सीक्रेट्स मास्टर क्लास पार्ट 1। समझो कि आप एक बाइक चला रहे हैं, आपके बाइक के ऊपर एक स्पीडोमीटर है।
सिंपल सी बात है। तो ये स्पीडोमीटर आपको क्या दिखाता है कि ये स्पीडोमीटर आपको दिखाता है कि बाइक का स्पीड अभी 23.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपकी जो बाइक की स्पीड जो चला रहे हो उसकी स्पीड करीबन 23.5 किलोमीटर प्रति आवर है। और दूसरी चीज़ ये यहाँ पे दिखा रही है कि इसका फ्यूल टैंक में कितना फ्यूल भरा हुआ है, एम्प्टी है या फुल है। तो ये बाइक का स्पीडोमीटर आपको दो इन्फॉर्मेशन देता है, स्पीड इन किलोमीटर एंड फ्यूल टैंक स्टेटस। सिमिलरली ये आप जो देख रहे हो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लाइन चार्ट। जैसे ये बाइक का स्पीडोमीटर समझने के लिए सिंपल है, वैसा लाइन चार्ट भी समझने के लिए सिंपल। ये भी आपको बाइक का स्पीडोमीटर के जैसे दो चीज़ बताती है, प्राइस ऑफ द स्टॉक, कितना स्टॉक का प्राइस है 1550 रुपीज़ एंड 30 पैसा, एंड किस डेट के और किस टाइम के ऊपर इस स्टॉक का स्क्रिप्ट का क्या टाइम रहा रहेगा। अभी मुझे ये बताइए कि बाइक सीखने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे। तो मिनिमम आपको एक दिन से एक हफ्ता लग जाएगा। सिंपल है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बाइक चलाने के लिए आप कितने लोग 1 घंटे में भी सीख जाएंगे। तो मिनिमम एक दिन से लेके एक हफ्ते के अंदर आप रीजनेबली वेल बाइक चलाना सीख जाएंगे। मैं अभी ये नहीं कहूँगा ये सीखने के बाद आप सीधा बाइक के रेस में चला जाए, आप रीजनेबली वेल चलाना सीख जाएंगे। बाइक सीखने के लिए आपको कंपेरेटिवली बाकी सारे व्हीकल के कंपेरिजन्स में इसकी कॉस्ट लो होगी। कार के कंपेरिजन्स में, दूसरी हेवी व्हीकल के कंपेरिजन में बाइक चलाने के लिए सीखने के लिए आपको खर्चा कम आएगा। अभी आपने बाइक चलाना सीखा, वही चीज़ आप प्रोफेशन के हिसाब, आप उसे अर्निंग के हिसाब से करना चाहे तो बाइक के ऊपर बैठ के आप कुरियर का काम करेंगे, लेटर आगे पीछे भेजेंगे, या कहीं कोई आदमी को लाना ले जाने, सिंगल आदमी को लेके आने जाने के लिए अर्न कर सकते हैं, जिसमें पोटेंशियल अर्निंग का आपका कैपेसिटी थोड़ा लो होगा। नॉर्मल कैपेसिटी होगी 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपया कमा सकते हैं। तो सिमिलरली लाइन चार्ट देख के स्टॉक मार्केट में आप अच्छा खासा पैसा नहीं बना सकते। इन शॉर्ट इसे भी समझने के लिए करीब एक दिन से लेके 2-4 दिन में आप सीख जाएंगे। इसकी कॉस्ट निग्लिजिबल रहती है, फ्री में सीखते हैं, काफ़ी सारे डीमेट्स फ्री में लाइन चार्ट दिखाएं और ऑलमोस्ट काफ़ी लोग दिखाते ही है। लेकिन ये देख के आप ट्रेड न ले, ये बेटर मेरा सुझाव है। बाकी आपकी आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्या है, तो ये है एक कार का स्पीडोमीटर। बाइक का स्पीडोमीटर के सामने कार का स्पीडोमीटर आपको क्या क्या देता है। तो स्पीडोमीटर आपको दे रहा है स्पीड इन किलोमीटर कि भाई आपकी गाड़ी की स्पीड अभी करीबन 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है। दूसरा ये बताएगा फ्यूल का टैंक कितना है, फ्यूल है, भरा हुआ है, एम्प्टी है, वो ये दिखाएगा। तीसरा ये दिखाएगा कि आपने ये जो लेटेस्ट ट्रिप मारी है कितने किलोमीटर चली है, ये ट्रिप आपकी 1125 किलोमीटर की हुई। एंड चौथा आपको ये बताएगा कि आरपीएम, राउंड्स पर मिनट, रोटेशन पर मिनट, आपका इंजन एक मिनट में कितना राउंड्स या रोटेशन मार रहा है। तो ये स्पीडोमीटर आपको बेसिक स्पीड 4 इन्फॉर्मेशन दिखाता है। ओके, जैसे ही आपको कार का स्पीडोमीटर 4 चीज दिखा दे, स्पीड इन किलोमीटर, फ्यूल टैंक स्टेटस, ट्रिप किलोमीटर है, आरपीएम, जैसे ही कैंडल स्टिक चार्ट आपको 4 चीज बताती है, मॉडरेट इन्फॉर्मेशन देती है। 4 चीज बोलती है, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस एंड क्लोज प्राइस। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं यूजुअली OHLC, OHLC। नाउ कैंडल स्टिक में दो प्रकार की कैंडल होती है। एक तो ग्रीन कैंडल होती है जो बुलिश कैंडल मानी जाती है। बुलिश कैंडल में 4 चीज पे, ये ओपन यहाँ पे हुआ, बुलिश कैंडल में क्लोज ओपन से ऊपर होता है, प्राइस ज्यादा हुई, यहाँ पे समझो ओपन इस रेट में हुए तो क्लोज ऊपर होगी, मतलब ये बुलिश मानी जाएगी। हाई इसका ये पॉइंट रहा है, लो ये पॉइंट रहा। एंड जो रेड कैंडल होती है ये बेरिश मानी जाती है, इसका ओपन ऊपर होता है पर क्लोज नीचे होता है। हाई एंड लो दोनों के सिमिलर पॉइंट रहते हैं। ग्रीन कैंडल जो बुलिश मानी जाती है उसका ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है। एंड बेरिश कैंडल में ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है। ठीक है, अभी मुझे बताइए कि अगर आपको कार सीखना है तो कार सीखने के लिए आप कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ते लगेंगे, बराबर है। सिमिलरली कैंडल स्टिक्स, कैंडल स्टिक के टाइप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल स्टिक, उसकी पैटर्न को समझने के लिए आपको कुछ दिन से कुछ हफ्ते लग सकते हैं। बाइक के सामने कार सीखने के लिए थोड़ा ज़्यादा खर्चा लगेगा, कंपेरेटिवली मॉडरेट रहेगा। कैंडल स्टिक चार्ट आपको बेसिकली काफ़ी सारे डीमेट फ्री में ही देते हैं।
तो इसका कॉस्ट ऐसे नहीं होगा, पर ये समझ के जो आप ट्रेड लो तो उसमें जो आप लॉस करते हो वो आपका कॉस्ट समझिए, मॉडरेट इसका कॉस्ट। अर्निंग पोटेंशियल, यदि आपने कार चलाना सीख लिया तो आप ड्राइवर के हिसाब से काम करेंगे, तो बाइक के कंपैरिजन में कार के ड्राइवर को प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा अर्निंग मिल सकती है। तो सिमिलरली लाइन चार्ट के बदले अगर कैंडल चार्ट आप समझ गए हो, आपको आता है, तो आप उससे अर्निंग अच्छे कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर कैंडल स्टिक सीखने वाले मॉडरेट कमाते हैं। देर आर 100 में से 100 में से 10 जन ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कमाते हैं। यानी यदि आप वही कैंडल स्टिक सीख के अच्छा कमा रहे हैं तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। पर यदि आपको लॉस हो रहा है मार्केट में तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप कैंडल स्टिक देख के प्रॉफिट में हो तो कृपया करके आप आगे मत बढ़िए। पर यदि आपको कैंडल स्टिक पढ़ के सीख के समझ के भी लॉस हो रहा है, आप ये कोर्स को आगे रखिए। नेक्स्ट 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल स्टिक में क्यों लॉस हो रहा है, एंड नया टूल जो मैं आपको बताने वाला हूं उससे आपको क्या फायदा हो। नाउ लास्ट एग्जांपल बताता हूं। ये आपको क्या दिख रहा है? तो एक एयरप्लेन के अंदर के कॉकपिट का पिक्चर है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिनारियो दिख रहा है। इसमें हंड्रेड्स ऑफ बटन्स हो गए, आगे पीछे ऊपर नीचे, काफ़ी सारे इंडिकेटर हो गए। हर इंडिकेटर का अपना महत्व होगा, हर इंडिकेटर का उसका वजूद होगा, उसका रीजन्स होगा, में काफ़ी सारे पैरामीटर्स। नाउ यदि कोई एक आदमी, नया ट्रेडर्स जिसने कभी लाइन चार्ट या कैंडल स्टिक चार्ट नहीं देखा और उसके सामने ऐसा एक बड़ा सा स्क्रीन के ऊपर ये चार्ट लगा दे, जिसे हम लोग ऑर्डर फ्लो चार्ट कहते हैं, बार स्टैटिस्टिक, वॉल्यूम प्रोफाइल, काफ़ी सारे इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, तो वो एक बार तो इसे देख के डर जाएगा कि इसमें क्या समझे, कहाँ से चालू करे, कहाँ पे एंड करे, समझ में ही नहीं आया। इसमें हंड्रेड्स ऑफ चीज़ आ गई और हर चीज़ का अलग इम्प्लीकेशन है, हर चीज़ का अलग महत्व है, हर चीज़ को आप अलग हिसाब से समझ सकते हो। इसमें इंडिकेटर्स, वैल्यूज, पैरामीटर्स, यानी काफ़ी सारी चीज़। ना मुझे बताइए, बाइक और कार के सामने क्या हर आदमी एरोप्लेन चलाना सीख जाएगा? नहीं सीखेगा। टाइम इसे सीखने के लिए मिनिमम मिनिमम मतलब ये 3 महीने से 6 महीने या 1 साल में आप कमर्शियल पायलट नहीं बन जाएंगे, पर आपको बेसिक फ्लाइंग ऑप्शन आ सकता है। पर्सनल फ्लाइंग, छोटा सा प्लेन चलाने के लिए आ जाएगा, पर इसको समझने के लिए करीबन 3 से 6 महीने से लेके करीबन 1 से 3 साल लग जाएंगे सीखने के लिए। आप याद रखिए, अभी 5 मिनट पहले मैंने बताया कि सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा को 1 साल क्रिकेट खेल के वो पोस्ट के ऊपर नहीं पहुंचे। जो आप कैंडल स्टिक चार्ट या बार स्टैटिस्टिक्स समझ के करना चाहे तो थोड़ा पेशेंस रखिए, ध्यान रखिए, सीखना पड़ेगा। इसे सीखने का कॉस्ट भी होगा। तो सिमिलरली ऑर्डर फ्लो करने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए आपको थोड़ा प्रपोर्शनेट कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। आपको कोई प्रोफेशनल टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा। आप मोबाइल के ऊपर कैंडल स्टिक चार्ट देख सकते हो, लाइन चार्ट देख सकते हो, पर मोबाइल के ऊपर ऑर्डर फ्लो चार्ट देख के कुछ समझेंगे नहीं। आपको एटलीस्ट एक से ज़्यादा बड़ा मॉनिटर लगेगा, आपको प्रपोर्शनेटली कॉस्ट हाई लगेगी। ये सीखने के बाद मुझे एक बताए, प्लेन के पायलट की अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा कमा सकता है, या बाइक चलाने वाला या कार चलाने वाला? तो आप बोलेंगे नेचुरली पायलट को सबसे ज़्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो काफ़ी सारे अच्छे चीज़, कॉम्प्लेक्स चीज़ समझता है, और तभी जाके उसे वो लाइसेंस मिला है, तभी जाके उसके ऊपर ज़्यादा कमा सकता है। तो सिमिलरली ये टूल आप सीखेंगे तो जो अब तक आपने लाइफ में मिस्टेक की होगी वो आप सुधार सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो यदि ये है, नहीं, अभी 5 मिनट में मैं आप समझ जाएंगे कि दोनों में, कैंडल स्टिक में एंड ऑर्डर फ्लो, बार चार्टिंग और इसमें क्या फ़र्क है। तो ये आपका कैंडल स्टिक चार्ट रहा, उसके सामने ये ऑर्डर फ्लो, बार स्टैटिस्टिक्स, वॉल्यूम प्रोफाइल का चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट ये क्या बताता है? अभी आपको मैंने बताया कि OHLC, ओपन, हाई, लो, क्लोज प्राइस एंड टाइम दिखाता है, बराबर है। ये चार्ट आपको क्या क्या बता सकता है? ये ऑर्डर फ्लो का, बार स्टैटिस्टिक, वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट एक प्रोफेशनल टूल है। हम लोग यहाँ पे गो चार्टिंग का टूल यूज़ करने वाले हैं। ये वीडियो गो चार्टिंग के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है। यदि आप चाहे तो ये कोर्स सीखने के लिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए एटलीस्ट 1 महीने का गो चार्टिंग का सब्सक्रिप्शन लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो लिंक के ऊपर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। एटलीस्ट आप 1 महीने के लिए
गो चार्टिंग का चार्ट लेके जो मैं बता रहा हूँ, मैं आगे के वीडियोस में ये जो सब टूल सिखाऊंगा वो देख के आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, फिर आप देखिए। तो ये चार्ट आपको क्या क्या बताता है, क्या क्या समझाता है, जो ये सब ओपन हाई लो क्लोज नहीं दिखा दे। तो ये चार्ट ऑर्डर फ्लो, चार्ट स्टैटिस्टिक, वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट आपको बताएगा कि कौन ट्रेड कर रहा है, बायर ट्रेड कर रहा है, सेलर ट्रेड कर रहा है। ये ट्रेड पासिव बाय एंड सेल ऑर्डर है या एग्रेसिव बाय एंड सेल ऑर्डर, अभी ये सब क्या है मैं आगे बताऊंगा। ये इंस्टीट्यूशन लेवल के ऑर्डर्स की पैटर्न आपको बता सकता है, किस जगह पे बायर का एब्सॉर्प्शन हुआ है, किस जगह पे सेलर का एब्सॉर्प्शन हुआ है, किस जगह से बुलिंग डाइवर्जेंस हुआ है, किस जगह से बेरिश डाइवर्जेंस हुआ है, पर्टिकुलर बार का डेल्टा क्या है, क्लूमिनेटिव डेल्टा क्या है, सेल डेल्टा क्या है, बाय डेल्टा क्या है, डेल्टा मैक्स क्या है, डेल्टा मिनिमम क्या है, बायर का इम्बैलेंस कहाँ पे हुआ, सेलर का इम्बैलेंस कहाँ पे हुआ, कितने परसेंटेज से हुआ, एक पर्टिकुलर लाइन चार्ट में, एक पर्टिकुलर बार के अंदर बाइंग परसेंट क्या हुआ, सेलिंग परसेंट क्या हुआ, बाइंग वॉल्यूम क्या हुआ, सेलिंग वॉल्यूम क्या हुआ, टोटल ट्रेड क्या हुआ है, बायर ने कितने ट्रेड फायर किए, सेलर ने कितने ट्रेड एग्जीक्यूट किए, सैकड़ों अलग 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 इंफॉर्मेशंस ये गो चार्टिंग का टूल आपको बताएगा। अभी कैंडल स्टिक चार्ट एक लेगिंग इंडिकेटर है, मतलब वो हो जाने के बाद दिखाता है। ये एक लीडिंग इंडिकेटर, वो सामने सामने चलते चलते हुए आपको कैंडल के ऊपर इंफॉर्मेशन देती जाएगी कि इतने बायर के ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, इतने सेलर के ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, ये इतना डेल्टा ये हुआ, ये इसका सेल डेल्टा इतना हुआ, इतना ट्रेड बायर का एग्जीक्यूट हुआ, इतना ट्रेड सेलर का एग्जीक्यूट हुआ, इतना परसेंटेज बाइंग हुआ, इतना परसेंटेज सेलिंग हुआ। ये सब चीज बनते बनते सामने आपकी आंख के सामने फिगर्स आते जाएंगे। ये सिर्फ रिजल्ट बताएगा, ये प्राइस के ऊपर ओपन हुआ, ये प्राइस हाई गया, ये प्राइस लो गया, ये प्राइस क्लोज हुआ, ये रिजल्ट तो दिखाएगा पर इसका कारण भी बताएगा, भाई यहाँ पे ओपन हुआ तो क्यों ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ तो क्यों हुआ। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यदि नहीं आ रहा है तो ये सब चीज़ सीखने के लिए आपको मेरे वीडियोस के साथ बने रहना पड़ेगा। ये सिर्फ दिखाएगा क्या हुआ, ये आपको बताएगा किसने किया, बायर ने किया ये चेंज या सेलर ने किया, कब हुआ, कहाँ पे हुआ, ट्रेड कितना स्ट्रांग हुआ, बायर जीता क्या सेलर जीता, क्या कौन जीता या कौन हारा, ये सब चीज़ बताएगा ना। अभी मुझे एक चीज़ बताओ, ये सब चीज़ समझने के लिए तो टाइम लगेगा, ये सब चीज़ हो जाती है और होने के बाद दिखाती है, ये यहाँ पे होते होते साथ साथ बताती है। कैंडल स्टिक चार्ट में आदमी लॉस क्यों करता है, इसका सबसे मेन कारण क्या होता है। कैंडल स्टिक चार्ट में आपको लोग क्या आप तक सिखाएंगे, आप यूट्यूब के ऊपर जाइए एंड मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब के ऊपर लाखों करोड़ों वीडियोस मिलेंगे जो आपको कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर भाषण देंगे। ये कैंडल स्टिक की ये पैटर्न हुई तो ऐसा करना, जो है मारू बोजू कैंडल हुई तो इसका मतलब ये होगा, इसके बाद ऐसा करना चाहिए, ये पैटर्न हुई तो ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्ट देख के आपको आगे की पैटर्न प्रिडिक्ट करते हो, प्रिडिक्ट मतलब आप भविष्यवाणी सोचते हो ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपको चार्ट पैटर्न ऐसे बताएगी कि ये चार्ट पैटर्न हुए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये हुई तो ये होगा, रिवर्स हेड एंड शोल्डर ये हुई तो ये होगा, बुलिश पैटर्न ये हुई, बेरिश कैंडल सी होगा, हैमर कैंडल, ये कैंडल वो कैंडल, ये सब कैंडल्स के अलग अलग टाइप्स एंड फॉर्मेशन दिखा के आपको प्रिडिक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे क्या होगा ऑर्डर फ्लो में, आप प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, आप रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट मतलब ये आपको इंफॉर्मेशन दे देती है कि एक पर्टिकुलर कैंडल के अंदर इतने बायर ने ट्रेड बायर किया, इतने सेलर ने ट्रेड लिया। अब आप इसको इम्प्लीकेट कैसे करेगा, आप इसको कैसे समझेंगे, वो मैं ये पूरे कोर्स में समझाऊंगा। तो मोटा मोटी आप एक चीज समझ लो, ऑर्डर फ्लो, बार स्टैटिस्टिक्स एंड वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट एक प्रोफेशनल टूल है। इसे समझने के लिए करीबन 10 वीडियोस की मैंने सीरीज बनाई है जो आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन देगी, जो इन्फॉर्मेशन एक नॉर्मल कैंडल स्टिक चार्ट कोई भी हिसाब से दे नहीं सकता। स्पेसिफिकली अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में ये कोई भी कैंडल स्टिक चार्ट, कोई भी प्लेटफॉर्म्स इतनी सारी इंफॉर्मेशन एट ए टाइम स्क्रीन के ऊपर नहीं देता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी ना। इस पूरे कोर्स का एजेंडा क्या रहेगा, ये कोर्स में मोटा मोटी 10 सेशंस में था। सबसे पहले सेशंस में मैं मार्केट का प्राइस मैकेनिज्म आपको बताऊंगा, सेकंड सेशंस में टोन मार्केट डेप्थ, ऑर्डर फ्लो, जनरल सेटिंग्स, यूजफुल सेटिंग्स, बार स्टैटिस्टिक्स, डेल्टा बार, मार्केट प्रोफाइल,
वॉल्यूम प्रोफाइल, क्लस्टर एंड इम्बैलेंस चार्ट सेटिंग, इंपॉर्टेंट सेटिंग फॉर इंडियन मार्केट, लास्ट में ऑर्डर फ्लो। इन कुछ ऐसी चुनिंदा स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी फायदा हो। तो चलते हैं ऑर्डर फ्लो सीक्रेट्स मास्टर क्लास पार्ट 1। पार्ट 1 में हम देखेंगे डिमांड चार्ट, सप्लाई चार्ट, इक्विलिब्रियम, इंक्रीज इन सप्लाई एंड उसका इफेक्ट प्राइस पे क्या होता है, डिक्रीज इन सप्लाई एंड उसका इफेक्ट प्राइस पे क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, रीजन फॉर इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड इन सप्लाई, बेरिश डाइवर्जेंस एंड बुलिश डाइवर्जेंस। आगे बढ़ते हैं ऑर्डर फ्लो मास्टर क्लास, डिमांड सप्लाई चार्ट एंड प्राइस। डिमांड चार्ट फॉर एग्जांपल, ये डिमांड मतलब क्या, डिमांड मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर बायर उसे लेने के लिए रेडी है एंड वो बाय कर सकता है, उसे बोलते हैं डिमांड। समझ लो कि आपको मार्केट में से कुछ फ्रूट लेने जाना है, हो सकता है वो मैंगो हो, एप्पल हो, केला हो, सेब हो, कुछ भी हो सकता है। समझो आपको मार्केट में एक दुकानदार के पास से, एक शॉप पास से, एक वेंडर के पास से, एक बेचने वाले के पास कुछ फ्रूट्स परचेज करना, फॉर एग्जांपल मैंगो या सेब या जो भी है। अभी मार्केट में मैंगो या सेब अलग अलग क्वालिटी में प्राइस में अवेलेबल है, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, 500, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग प्राइस अवेलेबल है। ये एक डिमांड चार्ट है। अब ये डिमांड चार्ट में हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ये नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो खड़ी वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर प्राइस है। एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी, 10 किलो हो सकता है, 10 डजन हो सकता है, 10 टन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 40, 50। एंड यहाँ पे प्राइस 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 300 रुपीज़, 400 रुपीज़ एंड 500। नाउ समझ लो ये मार्केट में आप जो मैंगो लेने जा रहे हैं या सेब लेने जा रहे हैं या जो भी कलिंगर लेने जा रहे हैं, अलग अलग प्राइस में अवेलेबल है, 100 रुपया से लेके 500 रुपया। तो डिमांड चार्ट कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर इस फ्रूट का प्राइस 100 रुपया है तो उसे लेने के लिए करीबन 50 बायर, डिमांड मतलब बाय, डिमांड कौन करेगा, बायर करेगा। तो 100 रुपये के ऊपर इस चीज़ की डिमांड, इस फ्रूट की डिमांड 50 लोग कर। तो अभी हम लोग चार्ट के ऊपर इसको कैसे ड्राफ्ट करेंगे, 100 रुपये के ऊपर 50, करीबन ये पॉइंट के ऊपर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा एंड यहाँ पे मैं एक डॉट, इसे चार्ट में कैसे पढ़ने होगा, 100 रुपये प्राइस के ऊपर इसे 50 लोग लेने के लिए रेडी है। तो ये एक पॉइंट हो गया। अगर प्राइस 100 रुपये के बदले 200 रुपया हो, तो जैसे ही प्राइस बढ़ गई तो अभी उसे 50 लोग लेने के लिए रेडी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी इसे लेने के लिए 40 लोग हैं, अभी इसको 200 रुपये के ऊपर 40 लोग रेडी है। यहाँ पे मैं एक दूसरा पॉइंट रख देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, 300 रुपया प्राइस बढ़ गई, अभी 300 रुपये के ऊपर कितने लोग रेडी है, 30 लोग रेडी। तो 300 के ऊपर 30 पॉइंट, मतलब करीबन यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, एक पॉइंट रख दिया। और बात पर 400 रुपये के ऊपर उसे लेने के लिए 20 लोग रेडी, 400 रुपये के ऊपर उसे लेने के लिए 20 लोग, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। एंड फाइनली 500 रुपये के ऊपर उस फ्रूट के लिए, मैंगो हो कोई भी फ्रूट, 10 लोग रेडी। तो ये प्राइस के ऊपर इतने बायर इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, जो लोग ये विलिंग कर रहे हैं, मतलब उनको ये प्राइस के ऊपर पैसा दे के परचेस करने की इच्छा है। तो ये 5 पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करूँगा तो ये लाइन हुई डिमांड। तो वापिस कहता हूँ, ये लाइन हुई डिमांड का मतलब क्या हुआ कि ये प्राइस के ऊपर 100 रुपये के ऊपर उसको 50 लेना चाहते हैं, 200 के ऊपर 40 लोग लेना चाहते हैं, 300 के ऊपर 30 लोग लेना चाहते हैं, 400 रुपये के ऊपर 20 लोग परचेस करना चाहते हैं, 500 रुपये के ऊपर 10 लोग परचेस। डिमांड, इस पॉइंट को कनेक्ट किया तो ये होगा डिमांड। तो अभी डिमांड के रूल बता देता हूँ। डिमांड इज इन इनवर्स रिलेशन ऑफ प्राइस। डिमांड प्राइस का इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन मतलब क्या, ये सीधे सीधे नहीं जाता। मतलब क्या हुआ कि प्राइस बढ़ गई, आप इस सुनिए, प्राइस बढ़ गई, प्राइस इंक्रीज हो गया, डिमांड डिक्रीज हो गया। मतलब प्राइस 100 रुपया से 200 हुआ तो डिमांड 50 से 40 हो गई, कम। प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हुई। आपको सिर्फ ये समझना है, स्टॉक मार्केट समझने के लिए 99.99% लोगों को ये कुछ पता नहीं है कि प्राइस डिमांड के साथ कैसे रिलेट कर। ये रूल याद रखिए, प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हो गया।
प्राइस कम होगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब प्राइस 500 रुपये से 400 रुपया हो गया तो इसकी डिमांड 10 की थी, अभी इसकी डिमांड ज़्यादा। 300 हो गया तो इसकी डिमांड ज़्यादा। मतलब डिमांड का कर्व ये हो। आई होप आपको ये समझ में आया। चलो अभी ये डिमांड को लेके मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, फ्रूट के बदले एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। समझो आप मुंबई में, दिल्ली, पूना, हैदराबाद, बेंगलोर, कोई भी सिटी में रहते हो, तो आपके एरिया में ये प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी, आपका घर हो सकता है, बंगला हो सकता है, मकान हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, तो अलग अलग प्राइस की अलग अलग प्रॉपर्टी आपके एरिया में, आपके सिटी में अवेलेबल है। ये एक हाइपोथेटिकल केस है, मैं कोई पर्टिकुलर एरिया को लेकर प्राइस नहीं बता दूँ, हाइपोथेटिकल। आपके सिटी में, आपके गांव में, आपके शहर में 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ के अलग अलग प्रॉपर्टीज, फ्लैट, घर अवेलेबल, दुकान अवेलेबल है। अब 1 करोड़ के ऊपर लेने के लिए आपको समझो कि 50 लोग रेडी है। वापिस कहता हूँ, 1 करोड़ का घर लेने के लिए, 1 करोड़ की दुकान लेने के लिए, 1 करोड़ का बंगलो लेने के लिए समझो कि 50 लोग रेडी है। 2 करोड़ के लेने के लिए कुछ कम होंगे, 1 करोड़ से तो कम हो जाएगा क्योंकि प्राइस बढ़ गया, 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गया, तो अभी लेने वाले कम हो जाएंगे। 2 करोड़ के लिए लेने के लिए 40 लोग रेडी। 3 करोड़ का घर लेने के लिए थोड़े और कम हो जाएंगे, 30 लोग रेडी। हाइपोथेटिकल केस है, मतलब हम लोग एक उदाहरण दे रहे हैं। 4 करोड़ का फ्लैट लेने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए 20 लोग रेडी है। एंड 5 करोड़ का फ्लैट लेने के लिए समझो 10 लोग रेडी। तो अगर मैं एक पाँचों 5 पॉइंट को कनेक्ट करूं तो ये डिमांड का क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी लेने के लिए इसका डिमांड हुई। आई होप आप समझ में आगे। अभी मैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड इंटरेस्टेड इंफॉर्मेशन बता। प्राइस फॉर एग्जांपल रिलायंस, ये एक हाइपोथेटिकल केस है, आप एक्चुअल रिलायंस का कोई रिकमेंडेशन नहीं। रिलायंस का शेयर 1500 रुपया, 1510 रुपया, 1520 रुपया, 1530 एंड 1540। 1500 रुपये के ऊपर उसे 10 लोग लेने के लिए रेडी हैं। ये हो सकता है 10 लोग हो सकते हैं, 100 लोग हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, 10 लाख हो सकते हैं, 1 करोड़ हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। मैं एक हाइपोथेटिकल, एक उदाहरण के पेश के ऊपर आपको समझा रहा हूँ कि 1500 रुपये का अगर रिलायंस का शेयर है, उसे लेने के लिए 50 लोग या 5,000 या 5 लाख या 5 करोड़ लोग रेडी। समझ में आ रहा है? रिलायंस का शेयर 1500 के ऊपर लेने के लिए अभी एक गांव समझिए, एक सिटी समझिए, इसके ऊपर 50 लोग। अगर रिलायंस का शेयर 1500 से लेकर 1510 हो गया तो उसे लेने के लिए थोड़े कम हो गए रेडी, 40 लोग। 1520 के ऊपर उसे लेने के लिए 10 लोग रेडी है। 1530 प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड उसकी कम हो रही है। 1540 के ऊपर उसे लेने के लिए 10 लोग। तो अभी मैं इसे कनेक्ट करूँ तो ये डिमांड कर्व किस चीज़ का हुआ, डिमांड कर्व फॉर रिलायंस के शेयर। अभी बताता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट रिलेटेड। आई होप आपको ये समझ में। आपने डिमांड समझ लिया, तो अभी हम लोग आगे बढ़ के सप्लाई चार्ट। वापिस वो मैंगो का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। मार्केट में अभी आप सेलर पॉइंट हो, ये सप्लाई चार्ट मतलब क्या हो रहा है, ये सप्लाई चार्ट में ये बताता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर कितने सेलर उस प्राइस के ऊपर उसे बेचने के लिए रेडी है। सेलर पॉइंट ऑफ, सप्लायर मतलब सेलर, डिमांड मतलब बाय, सप्लायर मतलब सेलर। तो मैंगो हो सकता है, कोई भी से कोई भी फ्रूट समझ लीजिए। अभी आपको सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से समझ, तो 100 रुपये से 500 रुपया तक के प्राइस में फ्रूट्स अवेलेबल है, ये नीचे सप्लाई के लिए कितने लोग रेडी है। तो अगर 100 रुपया अगर वो फ्रूट का प्राइस है तो उसे बेचने के लिए कम लोग रेडी, इंटरेस्ट लोगों का कम, सप्लायर के 100 रुपये में से बेचने के लिए 10 लोग रेडी। अगर वही फ्रूट का प्राइस अगर 200 रुपया हो जाए, उसे बेचने के लिए 20 जन रेडी। सप्लाई, जो बेचने वाला होता है उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वो बेचने के लिए इंटरेस्ट होगा, खरीदने वाले को कम में मिलेगा तो उसे इंटरेस्ट कम प्राइस में इंटरेस्ट होता है, बेचने वाले को ज़्यादा प्राइस में इंटरेस्ट। 200 रुपये से प्राइस वो फ्रूट का कम हो गया, 300 रुपया हो गया, अभी उसे बेचने के लिए, उसको सप्लाई करने के लिए 30 लोग रेडी। ओके, 300 रुपये से 400 रुपया हो, वही चीज़ को बेचने के लिए रेडी हो गए कितने, 40 लोग। एंड लास्ट में 500 रुपये के ऊपर वही चीज़ को बेचने के लिए ज़्यादा लोग। तो सप्लाई के लिए ये चार्ट, सप्लाई का चार्ट, ये रेड लाइन से मैं बता रहा हूँ, अगर इसे कनेक्ट करूँगा तो ये ऐसे दिखे। अभी सप्लाई चार्ट का रूल क्या है,
सप्लाई का रूल ये है कि सप्लाई रूल इज डायरेक्ट रिलेशन ऑफ प्राइस, मतलब सप्लाई प्राइस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ता है। प्राइस बढ़ गया, देखो रूल क्या है, प्राइस इंक्रीज, प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई इंक्रीज। प्राइस 100 रुपये से 200 हो गया तो 10 से 20 लोग हो गए, 200 से 300 हो गया तो 20 लोग से ज़्यादा 30 लोग रेडी हो गए, 300 से 400 रुपया रेडी हो गया तो प्राइस बेचने के लिए वही चीज़ 30 में से 40 लोग रेडी हो गए। प्राइस 500 होगा तो वही चीज़ बेचने के लिए ज़्यादा लोग, एंड प्राइस कम हो गया तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। 500 रुपये में से वही चीज़ परचेस करने के लिए 400 में कोई पैसा देगा तो कम लोग रेडी। ये आपको समझ में आ गया, सप्लाई का रूल ऐसा होता है। अभी इस चीज़ का मतलब क्या हो, यही चीज़ मैं स्टॉक मार्केट के रिलायंस के प्राइस के साथ, तो 1500 रुपये का अगर रिलायंस का प्राइस है, उसे बेचने के लिए कितने लोग रेडी होंगे? 10 जन, 100 जन, 1000 जन, लाख करोड़ हो सकते, कोई भी हो सकते। 1500 रुपये में बेचने के लिए 10 लोग रेडी है, समझो ये चार्ट के हिसाब से 1500 रुपये में बेचने के लिए 10 लोग रेडी। अगर वही चीज़ की भाव 1510 हो जाए तो सीधी बात है कि 1500 के बदले 1510 में बेचने के लिए ज़्यादा लोग रेडी हो गए, 20 लोग रेडी हैं। अभी यही चीज़ अगर वही प्राइस वही दिन अगर वो 1510 के बदले 1520 हो जाएगी, उसे बेचने के लिए और लोग रेडी हो गए, ज़्यादा पैसा मिलेगा। और प्राइस बढ़ गया 1530 हो गया तो उसे बेचने के लिए 40 लोग, फाइनली 1540 में और भी ज़्यादा लोग। तो ये सप्लाई चार्ट किसके लिए हुआ? रिलायंस के लिए सप्लाई कर्व। अभी हम लोग क्या समझे, डिमांड कर्व, सप्लाई, तो इसका यूज़ कहाँ पे हो? आप सबसे ज़्यादा ये चीज़ समझने की, आप ये चीज़ नहीं समझे जब तक स्टॉक मार्केट में आप लॉस ही करते। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या? एक वो प्राइस है जिस प्राइस के ऊपर सप्लायर एंड बायर, डिमांड एंड सप्लाई मैच होती है। आप कोई भी चीज़ मार्केट में लेना चाहें, सप्लायर वो चीज़ का भाव आपको 200 रुपया बताओ और आप उसको बोलेंगे कि 150 रुपया, तो अगर दोनों एक प्राइस के ऊपर नहीं आए तो आपका ट्रांजेक्शन नहीं होगा, आपका ऑक्शन नहीं होगा, आपका ट्रांजेक्शन या ट्रेड नहीं होगा। तो अगर कोई भी चीज़ का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो दोनों को एक प्राइस लेवल के ऊपर आना पड़ेगा। उस चीज़ को इकोनॉमिक्स की भाषा में इक्विलिब्रियम बोला जाता है। तो हम लोग हाइपोथेटिकल एक रिलायंस का एग्जाम्पल लेते हैं। ये अपनी सप्लाई कर्व है, 1500 में 10 जन, 1510 में 20 जन, 1520 30 जन, 1500 लोग। ये आपकी रेड वाली कर्व है, ये आपकी सप्लाई कर्व है, ये याद रखना। और ग्रीन वाला कर्व है, ये है डिमांड कर्व। ओके ना, अभी यहाँ पे सप्लायर एंड डिमांड दोनों मैच हुए, दोनों मैच कौन से प्राइस के ऊपर हुए? ये प्राइस के ऊपर। तो मैं यहाँ पे एक लाइन कनेक्ट कर देता हूँ। अब आपको क्या समझ में आता है? 1520 के ऊपर, यहाँ पे ये प्राइस के ऊपर 30 लोग का ट्रांजेक्शन हुआ है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मीट हुआ। स्टॉक मार्केट की टर्म में इसे CMP, करंट मार्केट प्राइस बोला जाता है। यहाँ पे टेक्निकली स्पीकिंग ये लेवल के ऊपर इसका प्राइस 1520 रुपया। स्टॉक मार्केट में पूरे दिन में एक ही ट्रांजेक्शन नहीं होता, हजारों लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन होते, तो ये CMP ऊपर नीचे आगे पीछे होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इस कैसे इफेक्ट होती है, ये हम अभी समझेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट, ये CMP का पॉइंट समझ में आया होगा। ये जो ग्रीन वाली लाइन है, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक डिमांड कर्व है एंड बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट सप्लाई। ये अगर चार्ट आपको समझना है तो आपको आगे का ऑर्डर फ्लो ज़्यादा समझ में आए। ये पॉइंट को इक्विलिब्रियम। अभी हम लोग थोड़ा और अंदर जाके समझ क्या होगा अगर सप्लाई बढ़ गई तो। अभी मैं ये सब इतना डिटेल में क्यों समझा रहा हूँ, लोग भाषण देते हैं पर लोगों को समझ में नहीं आती है सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस क्या हुआ, सप्लाई कम हो गई, डिमांड कम हो गई, पर इसका लॉजिकल किसी को आज तक समझ में नहीं आया। तो वो मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, मैं डिटेल में जाके समझा रहा हूँ क्योंकि आप इसे ज़्यादा समझदारी। अभी हम लोग आगे का एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड करें, सेम टू सेम ग्राफ मैंने कॉपी किया। S1 इज ए सप्लाई कर्व, ये आपका जूना डिमांड है, ये आपका 1520 के ऊपर ये आपका पहले का प्राइस था, करंट मार्केट प्राइस। ये दिस वॉज द करंट मार्केट प्राइस, प्राइस वॉज 1520। आप सिर्फ आगे का चार्ट के ऊपर ये समझते, अगर मार्केट में 1 मिनट के पहले, 10 मिनट के पहले, 5 मिनट के पहले, 30 मिनट के पहले ये प्राइस था, इट वॉज द प्राइस 1520 रुपये। अभी क्या होगा जब सप्लाई बढ़ गई?
सप्लाई बढ़ गई मतलब सप्लाई का कर्व कौन सा है, ये S1 आपका सप्लाई का कर्व है। मैं जब बोलता हूँ सप्लाई बढ़ गई तो ये सप्लाई का कर्व यहाँ से राइट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सप्लाई पहले थी, अभी सप्लाई ये होगी। आप ये समझाता हूँ, इंक्रीज इन सप्लाई तो उसका इफेक्ट प्राइस पे क्या हो, आप समझिए, लॉजिक समझिए। डिमांड वही की वही है, अभी मैं डिमांड को छेड़खानी नहीं कर रहा, डिमांड वही है पर सप्लाई यहाँ से बढ़ गई, तो इसका फर्क क्या होगा। अगर डिमांड कांस्टेंट रही, डिमांड वही की वही रही, कोई नए बायर नहीं आए और सप्लाई बढ़ गई, तो प्राइस जो पहले 1520 था वो प्राइस अभी यहाँ पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि डिमांड वही रही है, डिमांड वही रही है एंड सप्लाई यहाँ पे हो गई। तो पहले जो प्राइस 1520 था, अब प्राइस 1520 से कितना हो गया, 1510 हो गया। आप लॉजिक समझिए, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड वही की वही रही। स्टॉक मार्केट की भाषा में समझिए, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड वही की वही रही, सप्लाई कर्व शिफ्ट राइट साइड के ऊपर आ गए, प्राइस विल फॉल, प्राइस कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, ये चार्ट समझिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो समझिए, सप्लाई बढ़ गई तो उसकी इफेक्ट प्राइस पे क्या हो गई, प्राइस विल फॉल, प्राइस कम हो जाएगी। सप्लाई बढ़ जाने से डिमांड वही रही तो प्राइस नीचे आएगा। आप लॉन्ग कॉल लेते हो, शॉर्ट कॉल लेते हो, कवर लेते हो, शॉर्ट करते हो, लॉन्ग पोजीशन लेते हो, ये सब चीज़ समझने के पहले आपको ये सब चीज़ जानना जरूरी है, और ये चीज़ आज तक कोई नहीं पता था। तो पहले ये चार्ट ध्यान से लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लॉजिक 10 बार समझिए। सप्लाई बढ़ गई तो इसकी इफेक्ट क्या होगी प्राइस के ऊपर, प्राइस गिर जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते, सप्लाई बढ़ने से प्राइस कम होगा। अगर क्या होगा, अगर सप्लाई कम हो गई तो क्या होगा, सीधी सी बात है, सप्लाई को पहले अपना S1 था ऐसा, डिमांड ऐसा था, सप्लाई बढ़ती है तो ये कर्व राइट साइड पे आता है, सप्लाई कम हो जाएगी तो ये लाल कर्व कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे। ये जूना प्राइस था CMP 1520 रुपया, सप्लाई कम हो गई तो सप्लाई का कर्व यहाँ से शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड। सप्लाई कम होने से क्या हुआ, डिमांड वही की वही रही। अब देखो, जूना प्राइस कितना था, 1520 रुपया था। अब नया प्राइस क्या हुआ, सप्लाई कम होने से जूना प्राइस जो 1520 था, ये कितना हो गया अभी, 1530 हो गया। प्राइस 2, ये पहले का प्राइस 1520 था, सप्लाई कम होने से प्राइस रिलायंस के शेयर का कितना हो गया, 1530। समझ में आ रहा है आपको। तो सप्लाई कम होने की, अगर डिमांड वही की वही रही, डिमांड वही की वही रही और सप्लाई कर्व यहाँ से लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट होगा, तो प्राइस बढ़ जाएगा, राइज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आपको ये रूल समझ में आ गया, क्या रूल समझ में आया, सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी, प्राइस। स्टॉक मार्केट का नॉर्मल यूनिवर्सल रूल है। आप जो प्राइस के ऊपर ट्रेडिंग करते हो, इसका बेसिक फंडामेंट ये है, जो आज तक आपको कोई नहीं पता। आगे बढ़ते, अभी हम लोग ने सप्लाई का प्राइस बढ़ने और खत्म होने का देख लिया, अभी हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं कि अगर डिमांड बढ़ गई तो क्या हो। सप्लाई अभी वही फिक्स रहेगी, ये अपना सप्लाई है, ये अपनी डिमांड, डिमांड बढ़ गई, डिमांड यहाँ से राइट साइड के ऊपर, गुना प्राइस क्या था, प्राइस 1, पहले का प्राइस क्या था, 1520 था, जो पहले का ही पहला प्राइस है। डिमांड बढ़ गई, ये ग्रीन वाली कर्व अभी राइट साइड ऑफ द चार्ट यहाँ पे शिफ्ट हो, तो डिमांड, जूनी डिमांड ये है, नई डिमांड ये है। इसको कंपेयर करते हैं, पहले का प्राइस था 1520 रुपया, अभी प्राइस कितना हो गया, 1530। क्यों, सप्लाई वही की वही रही पर डिमांड बढ़ी। तो अभी पहले का प्राइस था 1520, नया प्राइस क्या होगा, नया CMP कितना हुआ, 1530। स्टॉक मार्केट का रूल क्या आपने को समझा रहा है, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई वही की वही रही, सप्लाई वही की वही रही, डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड तो यहाँ से राइट साइड पे शिफ्ट हुआ, प्राइस विल राइज, प्राइस बढ़ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो अपना तीसरा रूल क्या हुआ, डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाएगा। रूल नंबर 3 अपना हुआ ये। रूल नंबर 1 क्या हुआ, सप्लाई बढ़ जाएगी
तो प्राइस कम होगा। दूसरा रूल है सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। तीसरा रूल ये है कि डिमांड बढ़ गई तो प्राइस। तो चौथा सीन क्या हो सकता है, डिमांड कम हो गई, सप्लाई वही की वही रही, ये सप्लाई है, डिमांड है, अपना जूना प्राइस 1520 रुपया था, डिमांड का ये अपना जूना प्राइस था, प्राइस 1520, अभी डिमांड कम हो गई तो डिमांड बढ़ जाती है तो राइट साइड पे, कम कम हो जाती है तो लेफ्ट साइड पे, तो ये डिमांड का कर्व नीचे। तो ये पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। अब प्राइस कनेक्ट करने पे क्या हुआ, फिर 20, पहले 30 लोग रेडी थे, डिमांड कम हो गई, इसका मतलब पहले 30 लोग रेडी थे, अभी 20 लोग रेडी है सिर्फ, तो सप्लायर को प्राइस कम मिले, अभी इसका नया प्राइस 1520 से कम हो गया 1510 हो गया। तो क्या समझ में आया, डिमांड कम हो गई पर सप्लाई वही की वही रही, डिमांड कम हो गई सप्लाई वही की वही रही, तो प्राइस विल फॉल। तो ये 4 रूल आप बाय हार्ट करके, जब ये समझ में नहीं आएगा तो आप स्टॉक मार्केट में लॉस ही करेंगे, जब ये रूल समझ में आ जाएगा आपके दिमाग में बैठ जाएगा तभी आप प्रॉफिट करना चालू। आई होप तो समझ में आ रहा। अभी प्राइस बढ़ने की और नीचे क्यों होती रहती, उसके कई सारे रीजन है। रीजन्स डिमांड इन सप्लाई बढ़ती कम क्यों होती है, तो सबसे पहला कंपनी लेवल के ऊपर, इसमें 4 लेवल, कंपनीज का अर्निंग पोटेंशियल बढ़ गया, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट अच्छा आया, कंपनी का अर्निंग पर शेयर अच्छा आया, पॉजिटिव गाइडेंस आया, प्राइस बढ़ सकती है। और वही हिसाब से अगर कंपनी का अर्निंग पर शेयर कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गए, रेवेन्यू कम हो गया, इनकम कम हो गई, तो आपका डिमांड कम हो जाएगी। अगर कंपनी एक अच्छा डिविडेंड दे रही है, कंपनी ने शेयर बाईबैक की ऑफर दी है, वो भी मार्केट प्राइस से अच्छे प्राइस के ऊपर बाईबैक करने के लिए ऑफर, तो कंपनी की शेयर की डिमांड बढ़ जाएगी। फिर उसके सामने कंपनी का डिविडेंड कम हुआ, लेस पर परसेंटेज में दिया तो भी नीचे आ जाएगी। नेक्स्ट, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी की स्ट्रेटेजी अच्छी है, तो प्राइस उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाएगा। पर अपनी कंपनीज के मैनेजमेंट में कुछ स्कैंडल हुआ, कुछ फ्रॉड हुआ, कुछ रेजिग्नेशन, किसी हाई लेवल ऑफिशियल ने रेजिग्नेशन दे दिया, तो जो इन्वेस्टर होते वो उस चीज़ को नेगेटिव लेते, उस चीज़ में उसकी डिमांड कम हो जाती है। ये कंपनी लेवल के हुए। दूसरा प्रपोजिशन होता है बिजनेस लेवल के ऊपर, कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कंपनी को नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कंपनी एक्सपांड कर रही है, उस चीज़ के टाइम शेयर्स की डिमांड बढ़ जाती है। कंपनी के प्रोडक्ट फेल हो गए, कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया या कुछ डिस्प्यूट्स हुए, तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि सेक्टर इंडस्ट्री साइकिल होती है, ऑटो इंडस्ट्रीज का एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब भी डिमांड ज़्यादा होती है, दिवाली टाइम में, दिसंबर टाइम में, कोई पर्टिकुलर टाइम पे कुछ चीज़ की ज़्यादा नीड। अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट में देखने जाए तो अभी आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम के सीज़न, समर सीजन में उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है ठंडी के सीजन के कंपेरिजन। तो सिमिलरली कंपनीज का सेक्टर में इंडस्ट्री के साइकिल के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते। नेक्स्ट होता है कंपनीज के कंपटीशन, अगर कोई कंपनीज में कोई नया टेक्नोलॉजी लेके कॉम्पिटिटर आ गया, उसके करंट कंपनीज का शेयर की डिमांड कम हो। तीसरा सेगमेंट हो सकता है टेक्निकल सेगमेंट। फिर टेक्निकल सेगमेंट में हो सकता है कि कंपनीज के लिए कोई पॉजिटिव हेडलाइंस आए, कंपनीज में कोई नया इन्वेस्टर ने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया, कंपनीज को कोई इन्वेस्टर ने बड़ा पैसा लगा दिया, वो ऐसा हो सकता है। पर्टिकुलर कोई एक लेवल के ऊपर, कभी कभी कंपनी का शेयर राउंड अप फिगर के ऊपर होता है, 1500 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया, 5000 रुपया, 10 हजार रुपया, तो ये जो राउंड अप वाले फिगर वाले शेयर के प्राइस होते हैं, वहाँ के ऊपर प्राइस की डिमांड चेंज। कंपनीज के अंदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने, फॉरेन इंस्टीट्यूट ने, म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया, तो उसके शेयर की डिमांड बढ़ जाती है। और उसके सामने अगर फॉरेन इंस्टीट्यूट ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने या म्यूचुअल फंड ने वही कंपनी में अपना प्रोपोजिशंस कम कर दिया, आप उनके शेयर बेच दिए हैं, तो इमीडिएटली कंपनीज के वो शेयर की डिमांड कम हो जाती है। नेक्स्ट होता है कभी कभी लिक्विडिटी, मार्केट में स्टॉक में लिक्विडिटी कितनी है, कितने लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसके ऊपर कॉल ले रहे हैं बेचने के पैसे, वो सब एक टेक्निकल सेंटिमेंट। चौथा है कंट्री लेवल के ऊपर, मैक्रो लेवल के ऊपर, कंट्री का इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ अच्छा है, कंपनी में एम्प्लॉयमेंट, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अच्छी खासी चल रही है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी तो लग्जरी आइटम्स की, गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, तो जो कंपनी वो लग्जरी गुड्स बनाती है, बेचती है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। कंपनी में इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो गया, तो इंटरेस्ट रेट कम होने के हिसाब से क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक
प्रॉपर्टी सेक्टर की कंपनी है और गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। अगर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो वो प्रॉपर्टी लेने के लिए खरीदारों को अभी कम रेट के ऊपर लोन मिल रही है, तो उस चीज़ का इंटरेस्ट कम होने का फ़ायदा प्रॉपर्टी लाइन के ऊपर ज़्यादा होता है। कंट्री में इन्फ्लेशन क्या है, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो स्टॉक मार्केट के ऊपर उसकी इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। नेक्स्ट होता है गवर्नमेंट ने कंपनी के ऊपर कोई टैक्स लगाया, कोई रेगुलेशन लगा दिया। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी एक कार बना रही है एंड आपकी कंपनी जो कार बना रही है वो भारत सेगमेंट 4 या 5 या 6 सेगमेंट के ऊपर BS4 सेगमेंट के ऊपर बना रही है और गवर्नमेंट बोल दे कि अभी नेक्स्ट 2 साल के बाद आपको उस इंजन के ऊपर BS6 होना रेगुलेशन जरूरी है, तो इमीडिएटली आपके ऊपर फ़र्क पड़े। लास्ट में ग्लोबल भी आपकी कंट्री में कोई इफेक्ट नहीं है पर आपके पड़ोसी जगह पे वॉर हो रहे हैं, जियो पॉलिटिकल कोई इवेंट हो गई, कंट्री में कोई फ्लड आ गया, कोई वॉर सिचुएशन आ गई, कुछ भी इकोनॉमिकल क्राइसिस चेंज हो गई, उसके ऊपर कंपनीज के ऊपर काफ़ी फर्क। तो ये सारे रीजंस डिमांड एंड सप्लाई स्टॉक मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। आपको ये सब चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा तब आप जाके उसके प्रॉफिट बना। आगे बढ़ते हुए डाइवर्जेंस। ये डाइवर्जेंस मतलब ट्रेडिंग की भाषा में डाइवर्जेंस हैपन्स व्हेन स्टॉक मार्केट का प्राइस एक डायरेक्शन में जा रहा है और उसका मोमेंटम इंडिकेटर लाइक RSI एंड MACD दूसरे डायरेक्शन में। तो मतलब क्या हुआ, ये तो काफ़ी हाई लैंग्वेज भाषा में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक वार्निंग साइन है, डाइवर्जेंस एक वार्निंग साइन है। ये बताता है कि आपका ट्रेंड वीक हो गया है, लेकिन ये रिवर्स में आ सकता है। अब डाइवर्जेंस दो प्रकार के होते हैं, बेरिश डाइवर्जेंस एंड बुलिश डाइवर्जेंस। मैं मेरे तरफ से जितनी सरल भाषा में होगी उसे समझाने की ट्राई कर। अब ये डाइवर्जेंस आप नेक्स्ट चार्ट में समझेंगे कि ये डाइवर्जेंस क्या होता है। सबसे पहले बात कर रहे हैं बेरिश डाइवर्जन। मतलब बेरिश डाइवर्जेंस अप ट्रेंड से लेके नीचे ट्रेंड जाने की बात करता है, ये पॉसिबल बताता है, हो सकता है, होगा ही ये नहीं बताता। एग्जाम्पल, समझ लो कि आप एक कार चला रहे हो और आप एक हिल के ऊपर कार चला रहे हो, जिस कहता हूँ बेरिश डाइवर्जेंस। आप एक कार चला रहे हो लेकिन आप एक हिल के ऊपर कार चला रहे हो, मतलब आप एक अप ट्रेंड, स्टॉक मार्केट की भाषा में कहो तो आप अप ट्रेंड में व्हीकल चला रहे हो, आपका इंजन फेल हो रहा है या उसके ऊपर स्ट्रगल हो रहा है। आपका स्पीड, आपका प्राइस, जो स्पीडोमीटर दिखाता है, स्पीडोमीटर जो बताता है वो समझो कि एक प्राइस बताता है। वापिस कहता हूँ, कार का स्पीडोमीटर आपका प्राइस बताता है। तो आप कार ऊपर लेके जा रहे हो मतलब यू आर मूविंग अप हिल, तो ये नीचे से आप हाई पॉइंट के ऊपर आए, अभी ये पॉइंट से ये पॉइंट के ऊपर भी हायर हाई के ऊपर आए। स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में इसे हाई कहेंगे, इस पॉइंट को हायर हाई कहेंगे। तो प्राइस ये पॉइंट से ये पॉइंट के ऊपर बढ़ गया है, समझ में आ रहा है, पर आपका मोमेंटम, मोमेंटम मतलब जो स्पीड है, जो पावर है, वो कम हो रही है। मतलब क्या हुआ, कार की भाषा में कहेंगे तो इंजन का साउंड कुछ अलग आ रहा है। आप जो गाड़ी हिल पे चढ़ा रहे हैं तो आपका इंजन स्ट्रगल कर रहा है, वो एक अलग सा नॉइज कर रहा है, वो पावर छोड़ रहा है, कम हो रहा है। इंडिकेटर आपको ये समझाने की ट्राई कर रहा है कि आपका पावर कम हो रहा है ना। अब मिसमैच क्या हो, कार इज स्टिल क्लाइंबिंग, कार तो ऊपर चढ़ रही है, पर जो फोर्स, जो इंजन पावर आपको नॉर्मल रोड पे था वो वीक हो रहा है। अभी ये कार का सिनारियो हम लोग स्टॉक मार्केट की भाषा में, तो ये स्टॉक मार्केट का चार्ट है। प्राइस यहाँ पे हायर हाई जा रहा है, ये प्राइस यहाँ पे 100 से 120 गया, 120 से 130 गया है। प्राइस, स्टॉक की प्राइस हायर हाई हो रही है, पर MACD एंड RSI, अभी MACD ने RSI हम लोग बाद में कभी बात, तो ये आपका कम हो रहा है। जो पहले 10 था 100 के ऊपर, अभी 130 के ऊपर पहुंचने के बाद ये 10 के बदले अभी 4,
भले प्राइस अप ट्रेंड बता रहा है और MACD एंड RSI आपको बता रहा है कि बाइंग ट्रेंड फेड हो रहा है, मतलब लोगों की बाय करने की स्पीड है वो कम हो रही है। तो बेरिश डाइवर्जेंस मतलब क्या? आप अप ट्रेंड में हो, प्राइस ऊपर जा रहा है, पर जो स्पीड से प्राइस ऊपर जा रहा है वो पहले जैसी नहीं रही, अभी इसका मूवमेंट का पावर, इसकी स्पीड कम हो रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्राइस यहाँ से शायद नीचे आ सकता है। कहता हूँ माइट, माइट मतलब शायद रिवर्स डाउन आ सकता है। ये हो सकता है यहाँ से वापस ऊपर भी जाए। इसका मतलब ये नहीं है बेरिश डाइवर्जेंस, इसका मतलब ये नहीं कि एक पॉइंट आया मतलब यहाँ से प्राइस नीचे ही जाएगा। हो सकता है वो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा ऊपर भी जाए। बेरिश डाइवर्जेंस का मतलब ये हुआ कि प्राइस का सेगमेंट अपर से लेके नीचे आ सकता है, इसे बोलते हैं बेरिश डाइवर्जेंस। अप ट्रेंड से लेके डाउन ट्रेंड आने के लिए संकेत देते हैं, वो आपको एक एस्टीमेट बताता है, चांस बताता है। ठीक? दूसरा डाइवर्जेंस होता है बुलिश डाइवर्जेंस। ये आप कभी देख सकते हो जब भी आपका प्राइस नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ये बता सकता है कि आप अप ट्रेंड में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आप वही कार चला रहे हैं पर आप हिल के ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आपकी गाड़ी नीचे आ रही है। पहले के केस में क्या था, गाड़ी ऊपर जा रही थी, अभी आपकी कार नीचे आ रही है। तो इमेजिन आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हो डाउन हिल में, इट्स ए डाउन ट्रेंड, इंजन इज रीस्टार्टिंग, इंजन में कुछ अलग एग्जाम्पल आता है। तो गाड़ी का स्पीडोमीटर अगर आप, तो यू आर मूविंग डाउन, प्राइस जो आपका नीचे आ रहा है, गाड़ी ऊपर से नीचे आ रही है। अगर आपको प्राइस समझो तो गाड़ी ऊपर से नीचे आ रही है, पर जो मूवमेंट है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो पहले स्ट्रगल हो रही थी अभी आपका इंजन में पावर आ गया, नीचे जाने के लिए एफर्ट्स कम लगते हैं और आपका इंजन कुछ लाइफ में आ गया। ये जो स्पीड है ना, का मतलब क्या हुआ, कार नीचे आ रही है, डाउन साइड में आ रही है, पर पोटेंशियल चांसेस है कि अभी ये नीचे जाने के बदले शायद ऊपर जा सके। तो यही चीज़ को हम लोग चार्ट में अगर कैसे देखेंगे, ये आप चार्ट देखिए, ये प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ पे 100 से लेके प्राइस 80 तक गया है। वापिस बता रहा हूँ, प्राइस आपका 100 से लेके नीचे तक आया है, पर RSI तो कम था, MACD नीचे था वो। तो पुलिस डाइवर्जेंस को स्टॉक मार्केट में कैसे पहचानेंगे? प्राइस 100 रुपया से 90 आ गया, मतलब लोअर लो के ऊपर आया। RSI तो पहले 40 था, 40 से 35 हुआ जब भी, और ये जब भी प्राइस नीचे आया तो कम होने की जगह पे RSI 45। सिमिलरली प्राइस अभी आपको बता रहा है कि ये डाउन ट्रेंड है, पर MACD एंड RSI आपको ये बता रहा है कि सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्राइस में स्टॉप फॉलिंग, प्राइस नीचे जाने का रुक सकते हैं, प्राइस शायद से ऊपर आ सकते हैं। मैं वापिस बोलता हूँ शायद से। तो बुलिश डाइवर्जेंस डाउन ट्रेंड में होते हैं, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड आने का इंडिकेशन बताते हैं, ये शायद जा सकते हैं। एंड बेरिश डाइवर्जेंस मार्केट जब ऊपर जाता है तभी आता है। आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये चीज़ के ऊपर हम लोग फाइनल समरी लेंगे। फाइनल समरी क्या है, सिचुएशन इन नॉर्मल मार्केट इन प्राइस के ऊपर इफेक्ट क्या होगी, आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके रखिए एंड दिमाग में इसे सेट कर दीजिए। अगर डिमांड के बदले नॉर्मल मार्केट में सप्लाई बढ़ गई, इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई बढ़ गई तो क्या होगा, प्राइस क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगी। स्टॉक मार्केट में भी यही होता है, नॉर्मल मार्केट में भी यही होता है। सप्लाई बढ़ गई कोई भी चीज़ की, उसकी प्राइस कम हो जाएगी। डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई कम हो गई, प्राइस बढ़ जाएगी। रूल नंबर 3 है, डिमांड बढ़ गई, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ जाएंगे। एंड डिमांड कम हो गई तो प्राइस नीचे हो जाएगी। 4 रूल, सप्लाई बढ़ गई, प्राइस कम हो जाएंगे, सप्लाई कम हो गई, भाव बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ गई, भाव बढ़ जाएंगे, डिमांड कम हो गई, भाव नीचे गिर। ये 4 चीज़ समझ में आ गई। बेरिश डाइवर्जेंस क्या होता है, प्राइस ऊपर है और इंडिकेटर लाइक RSI एंड MACD नीचे है, अप ट्रेंड आपका टायर्ड हो गया, थक गया है, चांसेस ऑफ डाउनसाइड इज पॉसिबल। बेरिश डाइवर्जेंस क्या होता है, आप अप ट्रेंड में हो पर आपका ट्रेंड थक गया है,
वो शायद से नीचे आ सकता है। इसके सामने बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है, प्राइस नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, पर आपका MACD एंड RSI अप जा रहा है, तो इसका अर्थ ये होगा कि डाउन ट्रेंड वीक हो गया, अप साइड का चांसेस पॉसिबल ना। ये एक चीज़ याद रखें, डाइवर्जेंस इज नॉट गारंटी, बट एक वार्निंग है। आपको डाइवर्जेंस को काफ़ी सारे अलग अलग इंडिकेटर, सप्लाई, रेजिस्टेंस, पैटर्न, वॉल्यूम, ये सब के साथ मिला के करेंगे तो आपको एक बेटर ट्रेड मिले। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सिचुएशन इन नॉर्मल मार्केट करके एक स्टार लगाया है, तो ये स्टार ये है कि ये नॉर्मल मार्केट के रूल है, कभी कभी कोई चीज़ में एक्सेप्शंस आ सकता है, तो ये अलग चीज़। तो हम लोग ने ऑर्डर फ्लो के सीक्रेट्स में मास्टर क्लास पार्ट 1 में हम लोग ने कितनी चीज़ समझी है, डिमांड चार्ट, सप्लाई चार्ट, इक्विलिब्रियम, इंक्रीज इन सप्लाई एंड इसका इफेक्ट प्राइस पे क्या होगा, डिक्रीज इन सप्लाई एंड इसका इफेक्ट प्राइस पे क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड एंड इसका इफेक्ट प्राइस पे क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड एंड इसका इफेक्ट प्राइस पे क्या, डिमांड एंड सप्लाई बढ़ने और कम होने के डिफरेंट डिफरेंट रीजन देखें, वेरियस डाइवर्जेंस एंड बुलिश डाइवर्जेंस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू।